वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से सामान्य जो BSTC यानी प्री DLED है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि प्री DLED एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन फॉर्म है वो 2 तारीख यानी आज से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 31/12 है। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन था। अब इसमें आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कौन कौन आवेदन कर सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता रहेगी, फ़ोटो साइज जो भी है साइन वगैरह उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, और उसके अलावा लाइव फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। तो विभिन्न वर्गों के लिए शैक्षणिक योग्यता इस तरीके से होगी। जो उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी है उसमें सामान्य श्रेणी के जो भी स्टूडेंट है या जो भी बालक बालिका है उनके लिए 50%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% होना जरूरी है, OBC MBC EWS के लिए 45%, दिव्यांगजन जो भी है वो 45% और विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला हैं उनके लिए 45%, यानी सामान्य के लिए 50 और रिजर्व कैटेगरी कोई भी कैटेगरी हो उनके लिए 45% है वो 12वीं में अंक होने जरूरी है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वांछित न्यूनतम प्राप्तांक है उसमें 1 अंक भी या पॉइंट भी कम होगा तो मान्य नहीं होगा। जैसे मान लो 12वीं में 50 जहाँ जरूरत है वहाँ अगर 49.99 है तो भी वो पात्र नहीं होंगे यानी अयोग्य होंगे। तो 50 का मतलब पूरे 50 और 45 का मतलब पूरे 45 होने चाहिए। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कि वर्ष 2026 में यानी इस साल जो 12वीं में अध्ययन होने जा रहे हैं यानी जो भी बच्चे 12वीं का एग्जाम देंगे वो भी आवेदन हेतु पात्र होंगे, लेकिन काउंसलिंग के समय तक उनको पात्रता की सभी शर्तें पूरी करनी होगी। यानी जब एग्जाम के बाद में काउंसलिंग वगैरह होगी उस समय उनके 12वीं में 50 या 45 जो भी परसेंटेज आवश्यकता होंगे वो होंगे। आयु सीमा की बात करें तो इस आयु है वो 28 साल से कम नहीं हो, यानी मैक्सिमम आयु है 18 साल है, 28। और विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी में SC ST OBC MBC और EWS और महिलाओं के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी छूट है वो दे है, आरक्षण भी राज्य के नियमानुसार होगा। अब ऑनलाइन प्रक्रिया है जो प्री DLED RAJ2026.com के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। अब ये फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से भी भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपको ऑनलाइन जमा कराना है और शुल्क जमा कराने के अलग अलग तरीके हैं। ऑनलाइन पेमेंट है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद में हार्ड कॉपी जरूर प्राप्त करें और ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य DLED का अगर आप फॉर्म भरते हैं या संस्कृत के लिए DLED का फॉर्म भरते हैं, एक ही एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो 450 रुपये है। और अगर आपके पास दोनों योग्यता है यानी DLED सामान्य और DLED संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम में अगर आवेदन करेंगे तो आपको 50 रुपये ये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 500 रुपये होंगे दोनों पाठ्यक्रम के और एक पाठ्यक्रम का 450। शुल्क है वो नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब किसी भी दशा में रिफंड नहीं होगा यानी वापस नहीं दिया जाएगा। तो अब इसलिए जो भी आपकी शर्तें हैं उसके अगर अधीन है यानी आप पात्रता पूरी करते हैं तो भी आप तभी आवेदन करें, अन्यथा नहीं करें। और परीक्षा संबंधित जो भी सूचनाएं वगैरह फॉर्म जो भरें उसमें अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर ये जरूर अच्छी तरह से खुद का दें और सक्रिय मोबाइल नंबर दें। ऐसा मोबाइल नंबर नहीं हो कि जिसमें मैसेज नहीं आता हो, इनकमिंग सुविधा बंद हो, ऐसा नहीं दें। और ईमेल ID भी ऐसी दें जो आपकी खुद की हो, चेक करते रहें, क्योंकि जो भी अपडेट होगी वो आपके ईमेल या मोबाइल में आएगी। कई जो युवा है वो जहाँ भी फॉर्म भरवाते हैं खास करके ई मित्र पे तो वहाँ के नंबर वगैरह दे देते हैं तो आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ईमेल ID भी है, वेबसाइट भी आपको ये है pre-DLED.RAJ2026.com। अब जिन विद्यार्थियों ने 12वीं में वरिष्ठ अध्यापक उपाध्याय से उत्तीर्ण किया यानी जो संस्कृत है उनके तो वो वरिष्ठ उपाध्याय ही भरें, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन है वो किस तरीके से भरेंगे संपूर्ण मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा। फॉर्म आप कहीं से भर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं, शुल्क जमा करा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि यदि किसी अभ्यर्थी ने 1 से अधिक आवेदन किया है तो अंतिम भरा हुआ आवेदन मान्य होगा, यानी आपने आवेदन किया और अगर गलती से उसमें कुछ गलती होगी तो दोबारा आप आवेदन करें, लेकिन जो आवेदन आप लास्ट में करेंगे यानी अंतिम भरा हुआ जो भी आवेदन होगा उसके अतिरिक्त अन्य है वो निरस्त हो जाएंगे। जो अंतिम होगा वही मान्य होगा और उसी के आधार पर आपको प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो कोशिश करें कि गलती नहीं हो, और गलती हो तो आप दोबारा भर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में भरेंगे वही मान्य होगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा
आप जो भी एंट्रीज उसमें आपके नाम की स्पेलिंग वगैरह वो आप बहुत ध्यान से बनें। ई मित्र वाले के भरोसे, साइबर के पे या किसी भी कंप्यूटर एजेंसी ऑपरेटर के भरोसे नहीं रहे। आप खुद अपनी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सारे चेक कर लें। खास करके 10वीं की जो भी मार्क लिस्ट है उसी के आधार पे आपको नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, वार्ड जो भी डिटेल्स है वो आपको फीड करनी है। और इसके अलावा बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना फोटोग्राफ है वो रंगीन फोटोग्राफ अधिकतम 100 KB में आपको तैयार रखना है। अंगूठा निशानी यानी थंब इम्प्रेशन है 100 KB का होना चाहिए। और हस्ताक्षर आपको 100 KB में JPG या JPG फॉर्मेट में स्कैन करके रख लें। यानी आपको फोटो, रंगीन अपने साइन और अंगूठे के निशान की आवश्यकता होगी। और अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, खास करके 10वीं का तो जरूर रखें, क्योंकि मान लो कोई 12वीं में अध्ययनरत है तो वो भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी श्रेणी में आप आरक्षित है या आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं तो आपकी जो भी श्रेणी हो, ST, SC, OBC, EWS, महिला, परित्यक्ता वगैरह किसी भी कैटेगरी, जिसमें सब कैटेगरी, विधवा, तलाकशुदा वगैरह, भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो भी है, तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो आप जरूर पास में रखें। और बैंक खाता पास में रखें। बैंक खाता बुक आपको जब भी फॉर्म भरेंगे उसमें बैंक की डिटेल से फीड करनी पड़ेगी। अब जो भी फॉर्म है ये आप अच्छी तरह से या तो इसकी प्रिंट निकाल करके इसको एक बार ई मित्र से या कहीं कंप्यूटर से निकाल करके उसको फोटो, साइन वगैरह है अपलोड करके आप अच्छी तरह से चेक कर लें। और उसके बाद ही आप है उसको फाइनल सबमिट करें। इसके अलावा परीक्षा चयन हेतु जिलों के नामों की सूची भी आवेदन में दी गई है। तो ये सेंटर आपका परिवर्तन नहीं होगा। तो जब भी आप फॉर्म भरें डिस्ट्रिक्ट का जो भी सिलेक्शन है वो भी आप ध्यान से करें। इसके अलावा और भी कोई अगर मान लो किसी तरह का विवाद होता है तो उसका जो भी निर्धारण होगा वो कोटा न्यायालय क्षेत्र में होगा। दूसरा, इस बार जो स्टूडेंट्स 12वीं में अध्ययनरत हैं, सीनियर सेकेंड में शामिल हुए हैं या हो रहे हैं, वो भी आवेदन के पात्र है। लेकिन उनको जब काउंसलिंग होगी उस समय तक उनको सीनियर सेकेंड उत्तीर्ण करनी होगी और अंक तालिका प्रस्तुत करनी होगी। आयु सीमा का पहले ही मैंने बता दिया, सामान्य रूप से 28 साल से ज़्यादा नहीं हो। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। और अनुसूचित जनजाति, जाति, ST, SC, MBC, EWS उनको जो भी नियमानुसार है वो छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों को अगर 40% या उससे अधिक है दिव्यांगता तो आपको आरक्षण का फायदा यानी दिव्यांगता की श्रेणी में मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब राजस्थान का अगर आपको लाभ लेना तो मूल निवासी होना है वो जरूरी है आरक्षण का लाभ लेना तो। और जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र है जिला मजिस्ट्रेट या SDM के द्वारा दिए हो वो मान्य होगा। इसके अलावा राजस्थान से अन्य राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। नहीं, अगर राजस्थान से बाहर के कोई आवेदन करते हैं तो वो सामान्य में भरे जाएंगे, उसको किसी तरह का आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। इसके अलावा OBC और SBC, MBC सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। लेकिन क्रीमी लेयर नहीं होने का शपथ पत्र अगर देते हैं तो आगामी वर्ष भी मान्य होगा और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष किया जा सकता है। और EWS के मामले में भी सेम यही जो राज्य सरकार का नियम है कि 1 वित्तीय वर्ष वैलिड रहता है, उसके बाद में आप शपथ पत्र के आधार पर 2 साल उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। विधवा महिला कोई है तो उनको अपनी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। और पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र है वो भी नोटरी किया हुआ आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की कैटेगरी में अगर आवेदन करते हैं तो न्यायालय द्वारा जो भी डिग्री है वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी और पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र है वो भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अब जो मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा जो भी अनुसूचित उपजाति क्षेत्र यानी ट्राइबल एरिया जो भी उसके लिए अलग से जो भी क्षेत्र आरक्षित वगैरह है वो दे होगा। तो ये सामान्य नियम है। अब बात करेंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो इसके लिए वेबसाइट आप जाएंगे तो यहाँ से जो ये वेबसाइट है ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय प्री DLED एग्जामिनेशन 2026। अब यहाँ आपको नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो मैंने सुबह बताया था वो भी आप देख सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जो अभी मैंने आपको बताया ये भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेट्स आप देख लें, 2/12 से शुरू है और 31/12 अंतिम तारीख है। और यहाँ भी दी हुई है, एग्जाम की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। और भी कुछ नंबर है आपको बैंक संबंधी समस्या वगैरह तो उसके लिए। अब यहाँ आप आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर्म भरने का। फाइंड फॉर्म नंबर, अगर आपको फॉर्म भर दिया और फॉर्म नंबर पता नहीं है तो उसको प्राप्त कैसे करेंगे। और प्रिंट या रीप्रिंट फॉर्म आप प्रिंट करना चाहें, भूल जाए या प्रिंट नहीं ले पाए तो बाद में भी आप इसको रीप्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म 2026 भरना है तो कैसे भरेंगे। तो यहाँ आपको इस वेबसाइट पर आना है यानी pre-DLED raj2026.com। इस पे आएंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मान लो राजस्थान की निवासी है तो आप यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट कर लें। यहाँ मैं आपको बता दूँ राजस्थान आपकी जो भी लिस्ट है उसमें से आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है। उसके बाद में
आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस जिले से संबंधित हैं, तो यहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट कर लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि वेबसाइट पे उपलब्ध दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पहले आप पढ़ लें। उसके बाद में आपको 2 जिले सेलेक्ट करने, परीक्षा जिला प्राथमिकता यानी एग्जाम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, यानी आप किस जिले में एग्जाम देना चाहते हैं। तो पहला तो आपका खुद का जिला सेलेक्ट कर लें, दूसरा आपका जो भी पड़ोसी जिला वगैरह जो भी आपकी सहूलियत हो, जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। अब इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो डिटेल्स भरनी है वो सारी कोशिश करें कि 10वीं की मार्कलिस्ट है और सही हो, आधार जन आधार वगैरह सब जगह सही हो, वही डिटेल भरें। आवेदक का नाम तो आपको सिर्फ अपना नाम है अल्फ़ाबेट में भरना है, फादर का नाम भरना है, मदर का नाम भरना है, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। इसके अलावा जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है, वैवाहिक स्थिति मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैरिड है तो हस्बैंड का नाम वगैरह आपको भरना है। और इसके अलावा यहाँ से और भी अगर कुछ है डिटेल्स, जैसे अगला है कैटेगरी, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप भरें और उसका संबंधित सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे जनरल, EWS, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, MBC, ST, SC वो जो भी है। अब मान लो सामान्य है तो आपको कोई दूसरा कैटेगरी जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक है तो यस, अन्यथा नो भर लें। उसके बाद में अल्पसंख्यक का प्रकार अगर है यस है तो उसमें टाइप आएगा, और शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो यस, अन्यथा नो कर दें। अगर दिव्यांग है तो आपको दिव्यांगता का प्रकार आपको बोलना है कि ब्लाइंड है, ऑर्थो है, थैलेसेमिया है या अदर है। अब मान लो जैसे नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद में विधवा, तलाकशुदा महिला वगैरह कैटेगरी अगर लागू होती है, वो यहाँ जैसे अभी मैंने ये जेंडर मेल सेलेक्ट किया हुआ, अगर यहाँ से फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो आगे की कैटेगरी भी आपके यहाँ से इस तरीके से खुल जाएगी, तलाकशुदा वगैरह जो भी अगर लागू होती हो तो। इसके अलावा क्या आप रक्षा के कर्मचारी हैं तो जैसे लागू होता तो यस, अन्यथा नो कर दें। भूतपूर्व सैनिक है तो यस, अन्यथा नो। राजकीय कर्मचारी है तो यस, अन्यथा नो। और एम्प्लॉय स्टेटस है, गवर्नमेंट है, एडेड है, अनएम्प्लॉयड है, जो जैसे भी कंडीशन है वो आप यहाँ कर लें। अब आपको यहाँ अपना एड्रेस है, स्थायी एड्रेस और वर्तमान पता दोनों आपको भरने हैं। अब यहाँ से जैसे स्थायी में आपको गली नंबर, मकान नंबर वगैरह है, तहसील है, डाकघर है, पिन कोड संख्या, राजस्थान स्टेट आपका जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। आपका वैकल्पिक मोबाइल नंबर है आपको एक भरना है, आधार कार्ड नंबर भरना है। और आपको प्रश्न पत्र किस भाषा में चाहिए, जैसे हिंदी में चाहिए तो हिंदी भर लें, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश भर दें। और अगर सेम एड्रेस है, वर्तमान पता और स्थायी पता और डाक का पता सेम है तो यस कर लें, चेक बॉक्स पर क्लिक कर लें, अन्यथा आपको अलग भरना है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ आ रही है, एक तो आपको आधार भरना है, तो आपका जो भी आधार नंबर है जैसे भी है, मैं ऐसे भी डेमो ग्रुप में आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ अपना आधार नंबर भरना है। और आधार नंबर के अलावा यहाँ से आपको अपनी ABC ID, अपर ID जो ABC ID कॉलेज के लिए होती है, लेकिन अगर आप 12वीं अध्ययनरत है तो आपकी अपर ID बनी हुई होगी। अगर आप अपने 12वीं की हुई है तो भी आप अपने विद्यालय से अपर ID खुद भी प्राप्त कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर के भी आप अपर ID प्राप्त कर सकते हैं। तो अपर ID या ABC ID दोनों एक ही है, वो आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको पड़े, और इसमें क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, आप 12वीं पास है या 12वीं विद इक्विवेलेंट है या 12वीं विद संस्कृत है या 12वीं उपाध्याय वरिष्ठ उपाध्याय है। अब मान लो जैसे 12वीं इक्विवेलेंट है तो अब अप्लाइंग अल्प भाषा के लिए अगर कर रहे हैं तो ये अन्यथा नो कर लेना है। उसके बाद में आप DLED सामान्य में भर रहे हैं या DLED संस्कृत में भर रहे हैं या बोथ दोनों में भर रहे हैं, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगला है प्रवेशिका, यानी 10वीं या प्रवेशिका आपने कहाँ से की, तो जैसे राजस्थान बोर्ड से की तो यहाँ से राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट कर लें। अन्य बोर्ड से की है CBSE वगैरह से तो आपको वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये CBSE की है तो CBSE से कर लें। अब मान लो कब की है, जैसे मान लो 2024 में की है, टोटल मार्क्स कितने हैं, प्राप्त कितने हैं, जितने भी आपके प्राप्त हुए हैं वो आप भर लें, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरीके से आपको 12वीं है, अब यहाँ से जैसे मान लो राजस्थान से 12वीं कर रहे हैं, राजस्थान बोर्ड से, तो वो कर लें। अब कब कर लें, जैसे मान लो इस साल 26 में कोई भरने वाला है तो उसके ये मार्क्स वगैरह ये खाली आ जाएगा। रोल नंबर है अगर मिल गए तो ठीक है, अन्यथा इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ से चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये सारे कॉलम आपके भरे हुए होंगे, तभी आपको नेक्स्ट पे ये ले जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ मैंने आपको डिटेल बता दी। अब नेक्स्ट में आपको फ़ोटो वगैरह वो अपलोड करना पड़ेंगे, तो मैंने फ़ोटो का आपको पहले बता दिया कि फ़ोटो 3 माह से पुराना नहीं हो और लेटेस्ट फ़ोटो ही हो, रंगीन फ़ोटो हो और 100 KB तक आपको उसको स्कैन करके रखना है। अंगूठा निशानी 100 KB तक और हस्ताक्षर भी है 100 KB तक है, वो आपको तैयार कर रखना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि BSTC के फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे, क्या पात्रता रहेगी, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी।
आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग हुई रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।